हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं मनोज कुमार आप लोगों के लिए ले आया हूँ हिस्ट्री। सभी दोस्तों का तन्मय परिवार में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखे भी होंगे कि तन्मय क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अब यूट्यूब पर करवा रहा है और बहुत बेहतरीन ढंग से करवाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों, हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे लेकिन इसमें नहीं। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हम आपको हिस्ट्री का दे चुके हैं। उसके बाद से ही शुरू करते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, हिस्ट्री का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक छोटी सी सूचना हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि आप लोग जो वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए और ये इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए कि तन्मय क्लासेस अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यूट्यूब पर करवा रहा है। उनको ही बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखें, जितना ज़्यादा वीडियो अपलोड हो उसको देखें और लाइक करें और कमेंट करके हम लोग को बताएं कि कैसा लगा वीडियो। तो दोस्तों ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 हिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 712 में जो पहला मुस्लिम अटैक हुआ था भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम 712 में इतना भयानक उत्पात मचा करके भारत में गया था कि अभी भारत के लोग उसके द्वारा दिए गए घाव को अभी भूल भी नहीं पाए थे कि एक और लुटेरा भारत की तरफ नज़र गड़ाए हुए देख रहा है। तो वो लुटेरा आएगा लगभग 1000 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करेगा। तो हम लोग देखते हैं उसकी नींव कहाँ बनती है। जो एक लुटेरा और भारत की तरफ नज़र गड़ाए बैठा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं उसकी नींव कहाँ। देखिए, इसकी नींव बनती है अफगानिस्तान के एक छोटे से प्रांत, अफगानिस्तान के एक छोटे से गजनी प्रांत अल्पतगीन नामक एक व्यक्ति ने अफरातियाब वंश की स्थापना करता है। अफरातियाब वंश की एक स्थापना करता है और कहता है कि हम लोग अफरातियाब वंश के हैं। जब अल्पतगीन ने अफगानिस्तान में अफरातियाब वंश की स्थापना करने के बाद कुछ ही दिन वह शासन किया होगा लमसम, तभी उसका दामाद सुबुक्तगीन ने उससे उसके राज्य को हथिया लेता है, अर्थात मतलब उससे उसके राज्य को छीन लेता है। जब उससे उसके राज्य को छीन लेता है तो अल्पतगीन निष्क्रिय हो जाते, किसी काम के नहीं होता। अर्थात वो अफरातियाब वंश की स्थापना किए थे, लेकिन बहुत कम ही दिन वह राज कर पाए, अर्थात राजा थे। तभी उनका दामाद बहुत विश्वासघात के साथ ही उनको हटा करके खुद राजा बन जाता है। जब ये सुबुक्तगीन अल्पतगीन को हटा करके उनके राज्य को हथिया लेता है, तो वह क्या करता है, सुबुक्तगीन के द्वारा ही पैतृक संपत्ति के रूप में महमूद गजनी नहीं है, ये सिर्फ महमूद है। देखिए, जब सुबुक्तगीन राजा बनते हैं, अफरातियाब वंश के राजा जब सुबुक्तगीन बनते हैं, कुछ समय बाद इनकी मृत्यु के बाद कौन बनता है राजा? महमूद राजा बनता है। जब महमूद राजा बनता है तो महमूद को गद्दी मिलती है 998 में। महमूद को गद्दी मिलती है 998 में। देखिए, महमूद के राजा बनने के पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो पहले से ही भारत की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठा था और वह सोच रहा था किस जगह पे आक्रमण किया जाए और आक्रमण करके किस जगह से ढेर सारी धन संपदा ले आकर के अपने इस छोटे से प्रांत गजनी को अच्छे से सजाया संवारा जाए। तो इसी मकसद की वजह से जब
इसी मकसद की वजह से जब महमूद 998 में जब 998 में इसको सिंहासन इसको गद्दी मिलती है तो यह दोस्तों यह भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण करता है। तो यह भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण करता है। थोड़ा सा एक बात हम आपको बता देते हैं कि जब यह 998 में गद्दी पर बैठता है, जब 998 पे यह गद्दी पर बैठता है, इसका नाम पहले क्या था? महमूद था, गजनी प्रांत का राजा था। महमूद था और गजनी प्रांत का राजा था। लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा, इसने किसकी उपाधि धारण किया? किसकी उपाधि धारण किया? सुल्तान की। जब महमूद गद्दी पर बैठता है, किसकी उपाधि धारण करता है? यह उपाधि धारण करता है सुल्तान की। अर्थात गद्दी पर बैठने के बाद महमूद का नया नाम क्या हो जाएगा? सुल्तान महमूद। अब सुल्तान महमूद इसके दिमाग में पहले से ही सोच रखा था और पहले से काफ़ी अच्छी रणनीति बना लिया था। काफ़ी अच्छी रणनीति बना करके तैयार करके हमको भारत पर कैसे आक्रमण करना है। भारत पर ही नहीं, या किसी भी देश में ऐसी जगह आक्रमण करना चाहता था जहाँ से ढेर सारी धन संपदा लूट करके अपने गजनी प्रांत लाया जाए और हम अपने छोटे से गजनी प्रांत को अच्छे से सजा और संवार सके। इसी के फलस्वरूप पहले से काफ़ी रणनीति तैयार किया हुआ था। जैसे ही 998 में 998 में यह गद्दी पाता है, गद्दी पाने के बाद तुरंत बाद ही लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 17 बार आक्रमण किस समय में करता है, कब करता है। देखिए, सबसे पहला आक्रमण जो महमूद करता है, पहला आक्रमण 1000 एडी में करता है। 1000 एडी में करता है। कहाँ पे करता है? ईरान में करता है। कहाँ पे? ईरान पे करता है। और दूसरा आक्रमण 1001 एडी में करा। कब किया? 1000 एडी में। और कहाँ पे किया? पेशावर में किया। दूसरा आक्रमण देखिए, इसके अंदर इतना जुनून था, ईरान पर आक्रमण किया, वहाँ पर भी बहुत लूटपाट मचाया। ईरान पर आक्रमण किया, वहाँ पर ढेर सारी धन संपदा लूटा, वहाँ से भी उसका मन नहीं भरा तो सीधा 1001 में कहाँ पर आक्रमण कर दिया? पेशावर में आक्रमण कर दिया। जब यह 1001 में पेशावर पर आक्रमण किया, पेशावर के राजा कौन थे? जयपाल। 1001 में जब यह आक्रमण करता है पेशावर में, पेशावर के राजा जयपाल थे। जयपाल को भी हरा करके क्या करता है? इनको मार डालता है। इनको मार डाल करके यहाँ पर भी खूब लूटपाट करता है। फिर भी यहाँ पर भी इसका मन नहीं भरता है, यह आगे चलता है। 1008 ईस्वी में आनंद पाल को हराता है। आनंद पाल से लूटपाट करता है, बुरी तरह से लूटता है। उसके बाद फिर बढ़ जाता है आगे। त्रिलोचन पर आक्रमण करता है, इनको भी हरा देता है, हरा कर मार डालता है। उसके बाद देखिए आता है कितना? 1015 एडी में। 1015 एडी में दोस्तों यह आक्रमण करता है कश्मीर पर। जब यह कश्मीर पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर ढेर सारा धर्म परिवर्तन करवाता है। यहाँ पर बहुत सारा धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा पर ये कह लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जजिया कर लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक जब कश्मीर पर आक्रमण किया 1015 ईस्वी में, धन संपदा तो लूटा ही, जितना धन संपदा हो सकता था उसको तो लूटा ही। दूसरा काम क्या किया? यहाँ पे लोगों को, जितने भी ब्राह्मण थे या गैर मुस्लिम लोग थे, उनसे जबरदस्ती या जबरन धर्म स्थानांतरण कराया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, अर्थात धर्म को बदला गया। उसके बाद बड़ी मात्रा पर जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए उन पर जजिया कर लगाया गया कश्मीर पर। यानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद जजिया कर लगाया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी उत्पाद मचा करके आगे बढ़ जाता है। कब? 1023 ईस्वी में। 1023 ईस्वी में जब यह लाहौर पे आक्रमण करता है,
देखिए जब 1023 में लाहौर पर आक्रमण करता है और जब 1024 में अजमेर पर आक्रमण करता है, जब इन दोनों जगहों पर यह आक्रमण करता है, जैसे ही लाहौर और अजमेर पर आक्रमण करता है तो महमूद को भारत की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अर्थात उसको ये पता चलता है कि भारत में कितनी सारी धन संपदा है। अर्थात अगर हम लोग भारत को लूटते हैं तो हम लोग कितना अधिक से ज़्यादा धन लूट सकते हैं। अर्थात उसको ये एहसास हो गया कि वास्तव में भारत के पास बहुत सारा धन संपदा है। इसके पहले यहाँ कश्मीर तक उसको इतना अंदाज़ा नहीं था कि भारत में इतना भी धन है, लेकिन जैसे ही वह लाहौर और अजमेर पर आक्रमण करता है, उसको भारत की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आर्थिक स्थिति का पता चलने का मतलब ये हुआ उसको पता चला कि भारत कितना धनवान है। अर्थात अगर भारत पर कोई आक्रमण करता है तो वह माला माल हो सकता है। जब वह लाहौर और अजमेर पर आक्रमण करता है, यहाँ पर जीतने के बाद वह अगला आक्रमण कहाँ पे बोलता है? सोमनाथ पर। सोमनाथ कहाँ पे? सोमनाथ गुजरात के काठियावाड़ में है ना। देखिए अब गुजरात को क्यों चुनता है? क्योंकि जब लाहौर और अजमेर पर आक्रमण किया तो हम आपको बताए ना कि उसको पता चल गया, भारत की आर्थिक स्थिति का पता चल गया। अर्थात उसको पता चल गया कि भारत में धन है कहाँ। फिर उसको पता चला भारत में धन मंदिरों में है, किसी राजा उजा को लूटने पे नहीं है। तो वह क्या करता है? सोमनाथ में आक्रमण करता है। सोमनाथ कहाँ पे? सोमनाथ गुजरात में है। गुजरात के काठियावाड़ तक। पे है सोमनाथ मंदिर। कहाँ पे? गुजरात के काठियावाड़ तक पे। देखिए इसकी चालाकी देखिए, जब इसको भारत की आर्थिक स्थिति का पता चला तो यह गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात के राजा पर आक्रमण नहीं करता है, जबकि गुजरात के राजा कौन थे? भीमसेन प्रथम थे। गुजरात के राजा भीमसेन प्रथम थे, लेकिन ये चालाक था। ये क्या करता है? गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने की सोचता है, न कि राजा भीमसेन पर आक्रमण करना। ये सोचता है कि राजा से उलझने से अच्छा है, राजा से हम लोग उलझेंगे तो हम लोग जिस मकसद से आए उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या करता है? यह सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ता है। जब यह सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ता है, जैसे ही सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ जब बढ़ता है सोमनाथ मंदिर की तरफ तो इसको पता चलता है कि जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर की रखवाली 50,000 ब्राह्मण कर रहे हैं। कितने? 50,000 ब्राह्मण कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद जब इसको ये पता चली कि सोमनाथ मंदिर का जो रखवाली है उसके वो 50,000 ब्राह्मणों के हाथों में है, तो इसकी तो हवा खराब हो गई। अब तो जो हम लोगों का सपना था मंदिर लूटने का, ये तो नहीं हो पाएगा। कहाँ? देखिए इसके पास पूरा ये यहाँ से जब शुरू किया था पेशावर से 80,000 सैनिक लेकर शुरू किया था। 80,000 सैनिक इसके पास थे। 80,000 सैनिक लेकर के आक्रमण शुरू किया था। जब यहाँ ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने पहुंचा तो इस समय इसके पास 80,000 सैनिक थे, शेष बचे हुए थे। उसके बाद जब इसको पता चला कि जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे उसकी रखवाली 50,000 ब्राह्मण लगे हुए उसकी रखवाली में, ये तुरंत समझ गया कि हम लोग मंदिर को नहीं लूट सकते हैं। तुरंत इसको लगा कि हम लोग मंदिर को नहीं लूट सकते। अब थोड़ा देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, जगह रहेगी। देखिए अब गुजरात के राजा कौन थे? गुजरात के राजा भीमसेन प्रथम थे। अब देखिए गुजरात के राजा भीमसेन प्रथम थे। अब इसको जब गुजरात पर आक्रमण करना चाहिए तो ये गुजरात के राजा के ऊपर आक्रमण करता, फिर राजा को जीता, फिर मंदिर को जीता, तो यह शायद सोमनाथ मंदिर को ना लूट पाता। लेकिन इसने क्या किया? बोला कि राजा को छोड़ो,
पहले डायरेक्ट निशाना बनाओ किसको, मंदिर को निशाना बनाओ। लेकिन जब ये मंदिर पे आया तो इसको पता चल ही गया था कि जो सोमनाथ मंदिर है इसको 50,000 ब्राह्मणों द्वारा इसकी सुरक्षा में 50,000 ब्राह्मण लगे हैं। तो यह क्या करता है, अपना हौसला नहीं हारता है, इंतजार करता है और रुकता है, और कुछ ही दिन में एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर लेता है कि जो 50,000 सैनिक लगे, जो 50,000 ब्राह्मण लगे थे सोमनाथ मंदिर की रखवाली में, उन्हीं लोगों में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करता है, अर्थात पैसे का लालच देकर, धन का लालच देकर के, अगर आप लोग हमको मंदिर को लूटने में सहयोग करते हैं, हम आपको इतनी धन बता देंगे, इतना धन देंगे। अर्थात वह क्या करता है, जो 50,000 ब्राह्मण लगे हुए थे सोमनाथ मंदिर, उनको धीरे धीरे मिला लेता है, उनको मिला अर्थात अपने पक्ष में कर लेता है। जब अपने पक्ष में कर लेता है, इसके लिए सोमनाथ मंदिर को जितना आसान होने लगा। हुआ नहीं आसान होगा, तो ये रुक करके मिलाता है, अर्थात सोमनाथ के मंदिर में जो 50,000 ब्राह्मण लगे हुए थे, इन्हीं लोगों को मिलाता है। जब पूरी तरह से ये लोग मिल जाते हैं, तो क्या करता है, सोमनाथ मंदिर पर धावा बोल देता है। जब सोमनाथ मंदिर पे धावा बोलता है तो कहा जाता है कि जब यह सोमनाथ मंदिर में धावा बोला तो जो 50,000 सैनिक थे सोमनाथ मंदिर में, ये तो पूरा 50,000 सैनिकों को खरीद नहीं पाया था, कुछ सैनिकों को ही खरीदा था, और सैनिक जो नहीं बिके हुए थे वो इससे लड़ने के बाद वहीं पे खत्म हो गए, शहीद हो गए, मारे गए। उसके बाद जो मंदिर का मेन द्वार था, वहाँ पर ब्राह्मणों ने मंदिर का मेन गेट खोल दिया, जिससे यह वहाँ पर बहुत लूटपाट मचाया। समझ लीजिए, इतना लूटपाट करने के बावजूद जब इसका मन नहीं भरा, तो इतना ढेर सारा लूटपाट करने के बाद इसका मन नहीं भरा, तो कहा जाता है कि यह मंदिर में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद उस मंदिर को ध्वस्त भी कर देता है, जिसका अवशेष आज भी गुजरात के काठियावाड़ तट में हम लोगों को मिलता है। अर्थात उस मंदिर को ध्वस्त कर देता है, गिरा देता है लूटने के बाद। और कहा जाता है कि यह वहाँ से कई हजार ऊँटों पर सामान लाद करके, सोने चांदी लाद करके, और अपने अफगान की तरफ चल देता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये इतना लूटपाट मचाया, इतना ढेर सारी धन संपदा लूटा, तो ऐसे नहीं गया। वह रास्ता देखिए, रास्ता कौन अपनाता है, जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से यह वापस नहीं लौटा। क्यों नहीं वापस लौटा? क्योंकि यह जानता था। अब ऐसी बात नहीं है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है और राजा को पता ना हो कि हमारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पता नहीं हो, राजा को पता ही ना हो यहाँ मंदिर लूटी जा चुकी हो, ये तो असंभव है ना। तो जब राजा को पता होगा, तो राजा इन लोगों को पकड़ने के लिए सेना तो भेजेगा ना, सेना भेजेगा। जब सेना भेजेगा तो इसी मकसद से ये क्या करता है, एक ऐसा रास्ता चुनता है जहाँ पर शायद ही इसका कोई सेना इसका मुकाबला कर सके। अर्थात यह पूरा सामान कई हजार ऊँटों पर लादने के बाद राजस्थान के थार का मरुस्थल, राजस्थान के थार का मरुस्थल, राजस्थान के थार का मरुस्थल वाला रास्ता चुनता है। राजस्थान के थार का मरुस्थल वाला रास्ता चुनता है। उसके बाद जब यह थार के मरुस्थल से जा रहा था, तो देखिए, जब यह आक्रमण यहाँ सोमनाथ मंदिर को लूटपाट कर रहा था, तो जो राजस्थान के जाट थे, उन लोगों को इतना आइडिया था कि महमूद जो है आक्रमण किया है, सोमनाथ मंदिर को लूटा है, तो यह थार के मरुस्थल से ही पूरे सामान को ले जाएगा, यहाँ से ही पूरे सामान को ले जाएगा। तो यह क्या करता है, तो जो राजस्थान के जाट थे पूरे
थार के मरुस्थल को घेर के बैठ जाते हैं और इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आओ बेटा, बस हम लोग तुम्हारे ही इंतजार में हैं, तुम आओ, बस तुम्हारा काम खत्म करके पूरा सोना बस मंदिर को लौटा देते। इसके इंतजार में जाट राजस्थान के जाट मरुस्थल में बैठ करके इस महमूद का इंतजार करते हैं। और वास्तव में सही आइडिया लगा उन लोगों का, वो लोग सही अनुमान लगाए थे। जब महमूद थार के मरुस्थल से जा रहा था तो रास्ते में जाट लोग उसको राजस्थान में मिलते हैं, उसी मरुस्थल में मिलते हैं। और कहा जाता है कि जाटों और महमूद के बीच काफ़ी भयानक लड़ाई होती है। काफ़ी लड़ाई करने के बाद जो जाट लोग थे, काफ़ी लड़ाई करने के बाद जो जाट लोग थे उसको ढेर सारा धन अर्थात सोना ले जाने से वंचित कर देते हैं, अर्थात उसको नहीं ले जाने देते हैं। वह नहीं ले जा पाता है, जितना लूटा था कई हजार ऊँटों से, वह उसको नहीं ले जा पाता है। तो वह फिर क्या करता है, फिर भी काफ़ी मेहनत के बाद महमूद जो है इन लोगों से लगभग 300 ऊँट फिर भी इन लोगों से, इन जाटों से बचा करके लगभग 300 ऊँटों से भरा सोना लेकर के अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में पहुंच जाता है। जब यह अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में पहुंचता है तो देखिए, जब यह अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में सिर्फ 300 ऊँटों से भरा सोना लेकर के पहुंच जाता है। जब यह गजनी प्रांत में पहुंचता है तो इसको एक उपाधि दिया जाता है। देखिए, जब यह गजनी पहुंचता है तो इसको एक उपाधि दिया जाता है। देखिए, जब महमूद जब गजनी पहुंचता है तो इसको एक उपाधि दिया जाता है। किसकी उपाधि? बुद्ध सिकंद की, अर्थात मूर्ति भंजक की। किसकी उपाधि दिया जाता है? मूर्ति भंजक की उपाधि दिया जाता है। महमूद को मंदिर लूटने के बाद बुद्ध सिकंद की उपाधि दिया जाता है। बुद्ध सिकंद की उपाधि दिया जाता है। सिकंद की उपाधि दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये इतनी बार आक्रमण किया था, इसलिए इसे स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड भी कहा जाता है। महमूद को क्या कहा जाता है? इसलिए यह इतनी बार आक्रमण किया था, इसलिए इसे जो है स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इसने इतना आक्रमण किया था, इसलिए इसे स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड भी कहा जाता है। और देखिए, जब यह लूट करके चला गया, देखिए कई हजार ऊँटों पर सोना चांदी लादा था, लेकिन पूरा ले नहीं जा पाया। पूरे धन संपदा को यह अपने गजनी ले नहीं जा पाया। रास्ते में जाटों ने उसको रोका, अर्थात यह फिर यह 300 ऊँटों से भरा सोना चांदी को लेकर के पहुंच जाता है। कहाँ पर? गजनी में। जब यह गजनी पहुंचता है तो ये इस बात को अपने अंदर पचा नहीं पा रहा था कि हमको इन जाटों ने कैसे परेशान कर दिया, अर्थात कैसे पूरे धन संपदा नहीं ले आने दिया, कैसे हमको हरा दिया। इस बात से यह काफ़ी परेशान था, बहुत परेशान था इसका बात से। इस बात से जब यह काफ़ी परेशान था तो फिर यह पुनः लौटता है, पुनः लौट के आता है 1027 में राजस्थान में। जब पुनः 1027 में वापस लौट के आता है तो
समझ लीजिए कि राजस्थान में जाटों का अंत कर देता है, बहुत भयानक विनाश करता है, इतना भयानक विनाश करता है कि जाटों का अस्तित्व ही राजस्थान से लगभग ख़त्म ही मानिए कि समाप्त हो जाता है। फिर बाद में जाट, फिर कुछ समय बाद जाट फिर एकत्रित होते हैं, लेकिन यह जाटों का समझ लीजिए तहस नहस कर दिया था, एकदम उन लोगों को पूरी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। लेकिन जब पूरी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाटों का, लेकिन हम लोगों को जो राजस्थानी जाट हैं उनकी बहादुरी को नहीं भूलना चाहिए। कहा जाता है कि जो जाटों द्वारा जो सोने को रोका गया था महमूद को ले जाने में, वह उस सोने को वो लोग मंदिर को वापस कर दिए थे, वापस कर दिए। अब देखिए दोस्तों, जब ये आया था मंदिर, जब ये आक्रमण करने आया था ये, इसके साथ दो कवि भी आए थे। एक आए थे फिरदौसी, एक कवि आए थे, कौन आए थे? फिरदौसी आए थे। फिरदौसी ये क्या करते थे? ये कविता करते थे। क्या करते थे? कविता करते थे, ये कविता करते थे। और एक कवि आए थे अलबरूनी इतिहासकार थे। ये कौन थे? इतिहासकार थे। अलबरूनी, ये दोनों क्या थे? इतिहासकार थे। तो देखिए, हम लोग पढ़े महमूद के बारे में, 1027 तक पढ़ लिए हैं। तो देखिए, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही बन के आएगा, वह कौन सा राजा था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला क्वेश्चन ये बन के आता है कि वह कौन सा राजा था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि फिरदौसी किसके साथ भारत में आया था। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया। काफ़ी पूछा जाने वाला, जितने भी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जितने भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आया हो। सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। और उसके बाद अगर आपको इतना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर रिवाइज करके देखिएगा, अर्थात एक बार फिर से इसको देखिएगा। आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि अच्छे से सरल शब्दों में बताया गया है। अगर आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, तो यह वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि देखते हैं इसके बाद जो भारत में लगातार आक्रमण पे आक्रमण हो रहे हैं, भारत की जनता में त्राही मची हुई है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भारत की जनता इसको कैसे एडजस्ट करती है, कैसे इसको झेलती है, अर्थात क्या आगे का कोई राजा इस आक्रमण से लोगों को मुक्ति दिलाता है कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत ज़बरदस्त होकर ही रहेगा। तो ये सब तो हम लोगों को आगे क्लास में पता चलेगा। दोस्तों, फिलहाल आज इतना ही। आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोगों को रोज़ एक वीडियो डेली मिलेगा। शाम के समय में 3 बजे के बाद आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा, इसका हिस्ट्री का एक वीडियो जरूर मिलेगा। आधे घंटे 45 मिनट का जितने समय का होगा हम लोग देंगे आपको। और दोस्तों, आप लोग हमको सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, इस तन्मय परिवार वाले चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक। और अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को इस तन्मय क्लासेस के वीडियो के बारे में बताइए कि तन्मय क्लासेस ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है, और आप लोग आके पढ़िए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।
मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।